ताइवान ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न यूएस के सामने जाहिर किए और ईयर 1955 में चाइना की आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस मोत्सू डैचन और इसके बाद ताइवान और चाइना के बीच तलवारें खींच जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री कंफ्लिक्ट की नहीं है, यहाँ का वेदर बहुत वॉलेटाइल है, नहीं होता। इंडिया अगर नवल ब्लॉकेट करता है तो खासकर फिलीपींस और लॉस जैसे देश जिनकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस नवल ब्लॉकेट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कर रखा है, जहां से चाइना उस रशिया के नॉर्थ सी ट्रेड रूट को डेवलप कर रहा है, जहां से अपनी ऑयल सप्लाई भविष्य में लेकर के आएगा। ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ चल रहा जियो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें चाइनीज सिविल वॉर और चाइना की एज ओल्ड हिस्टोरिकल किंगडम कॉम्प्लेक्स में छुपी हुई है। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में डच और स्पेनिश सेटलर्स ने ताइवान में अपने बेसेस बनाए, जिसके बाद वहां किंग डायनेस्टी का शासन आया। 1894-95 में चला साइनो जापानीज वॉर में जापान विक्टोरियस बनकर के उभरा और इस ताइवान को जापान को दे दिया गया, जो 1945 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक ये पूरा ताइवान जापानीज के अंडर रहा। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल रप्चर या सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट तब देखने को मिलता है जब माओ जेडोंग के नेतृत्व में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, यानी माओ जेडोंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विक्टोरियस बनकर के उभरती है और कुओमिंतांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक भाग करके ताइवान पहुंच जाते हैं और यहीं पर रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, जैसे आज आप ताइवान कहते हैं। और जो आप शी जिनपिंग का चाइना देखते हैं, चीन का मेनलैंड देखते हैं, उसे आप कम्युनिस्ट चाइना कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। लेकिन 1949 के बाद कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा था कि इस ताइवान को चाइना में शामिल करा लिया जाए। ताइवान ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न यूएस के सामने जाहिर किए। शुरुआत में यूएस ने इस ताइवान के सिक्योरिटी कंसर्न पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब जून 1950 का समय आता है, जब चाइना बड़े पैमाने पर इंकर्जन करने की कोशिश करता है, तब यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक कैलकुलस ही बदल कर रख देता है और यहां पर अपने कई सारे मिलिट्री बेसेस बनाता है और भविष्य में ताइवान की सिक्योरिटी का जिम्मा उठाता है। और इसी समय ईयर 1950 में ही हेनरी ट्रूमैन, जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी नेवी की 7th फ्लीट को ताइवान की सिक्योरिटी के लिए भेज दिया और इसके बाद ताइवान और चाइना के बीच तलवारें खींच जाती हैं। 1950 से लेकर के आज तक यानी करीब 70 सालों तक ताइवान और चाइना का मुद्दा, खासकर स्ट्रेट ताइवान स्ट्रेट को लेकर के आज तक बना हुआ है, जो पूरे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेन जड़ माना जाता है। बात करें अगर ताइवान स्ट्रेट की, तो ये स्टेट मेनलैंड चाइना और ताइवान को अलग करने वाला एक बेहद नैरो और वोलेटाइल पानी का रास्ता है, जो सबसे वाइडेस्ट पॉइंट पर 100 माइल्स और नैरोवेस्ट पॉइंट पर 80 माइल्स चौड़ा है। इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके ऑफ शोर पर कई सारे छोटे छोटे स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स बसे हुए हैं, जैसे किनमे और मोत्सू, जहां पर बड़े मात्रा में स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के रिसोर्सेस हैं, जहां पर ताइवान अपना आधिपत्य रखता है और चाइना इसको इंकर्ज करना चाहता है। और चाइना का फ्यूजियन आइलैंड, जो ताइवान के कंट्रोल में है, बिल्कुल पास है, यानी इससे चाइना के स्ट्रैटेजिक कैलकुलस में बहुत बड़ा डेंट लगता है और चाइना इसको अपना सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। और ईयर 1955 में चाइना की आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस मोत्सू डैचन और किनमिन आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश करती है। पीएलए ये आइलैंड तो कैप्चर नहीं कर पाई, पर वहीं के पास का जियांगिशान आइलैंड कब्जा कर लिया जाता है और पीएलए अपना भारी आर्टिलरी फोर्स ताइवान के विरोध में इस पूरे आइलैंड पर ताइवान को धमकाने के लिए यहाँ पर कई सारे मिलिट्री आउटफिट्स की स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करता है। ऐसे ही करते करते कई सारे छोटे बड़े क्राइसिस ताइवान और चाइना के बीच में देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की अगर क्राइसिस की बात करें, हाल फिलहाल के कन्फ्लिक्ट की बात करें, तो 2025 में तो करीब 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने ताइवान और चाइना के ऊपर उड़ानें भरी और एक दूसरे को धमकाने का प्रयास किया, यानी इससे एस्केलेशन और बढ़ने की उम्मीद जताई गई। और इसके बाद लगातार ताइवान अर्ज करता रहा कि यूनाइटेड स्टेट को यहाँ अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, हमको सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंट विजिट के दौरान ताइवान का मुद्दा बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और चाइना ने कहा कि आपको हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आप अमेरिका में रहिए, अपने मुद्दों को देखिए। यानी एक तरीके से यह धमकी थी कि अगर आपने हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया तो फिर हम आपके मैटर्स में भी इंटरफेयर करेंगे। यानी दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में ताइवान के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि यूएस लगातार ईरान में इन्वॉल्व है, मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है, जिसकी कीमत वो बड़े पैमाने पर चुका रहा है और अब वो एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता जहां पर यूएस की इकोनॉमी जो पहले से ही शफल कर रही है और बिगड़े। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है, यहाँ का वेदर बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि यहाँ 2 मॉनसून आते हैं, समर मॉनसून यानी मई टू सितंबर और विंटर मॉनसून नवंबर टू मार्च। इस वजह से
एम्फीबियस इन्वेजन के लिए सिर्फ एक अप्रैल और अक्टूबर का मंथ ही सबसे सहूलियत भरा होता है, जिससे डिफेंडर्स को अटैकर्स की टाइमलाइन का पहले से अंदाजा होता है। यानी अगर चाइना कभी भी अटैक करता है तो इन महीनों में नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इस समय ताइवान की जो वेदर कंडीशंस है वो ताइवान को फेवर करेंगी। अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें ताइवान के चाइना पर डोमिनेट होने के चांसेस अधिक हैं। इसके बाद यूएस का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है। अगर आपको चाइना और ताइवान के सिविल वॉर के विषय में जानना है, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के विषय में जानना है, माओ जेडोंग के बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चाइना इस बात को लेकर भी भारत पर डाउट करता है कि आगे चल करके भविष्य में भारत इस स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है, जहां से चाइना की मेजर ऑयल सप्लाईज गुजरती हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। इंडिया अगर नवल ब्लॉकेट करता है तो खासकर फिलीपींस और लॉस जैसे देश, जिनकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस नवल ब्लॉकेट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। भारत जो कि इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है, इस वजह से उस पर सैंक्शंस भी उसको झेलने पड़ सकते हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर इस नवल ब्लॉकेट को भारत जारी भी करता है, यानी एक तरीके से स्टेट ऑफ मलक्का डिलेमा को भारत क्रिएट करने की कोशिश करता है, फिर भी चाइना के पास एक अल्टरनेटिव बचता है, जहां से वो सुंडा स्ट्रेट को फॉलो करते हुए अपने सारी ऑयल सप्लाईज को रीटूर कर सकता है। और तो और इसी अल्टरनेटिव को फिर से प्रोजेक्ट करने के लिए चाइना ने रशिया के नॉर्दर्न सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहां से चाइना उस रशिया के नॉर्थ सी ट्रेड रूट को डेवलप कर रहा है, जहां से अपनी ऑयल सप्लाईज भविष्य में लेकर के आएगा। तो इतना भी आसान नहीं होने वाला, खासकर भारत के लिए, कि कोई नवल ब्लॉकेट करे। भारत किसी भी तरीके से चाइना के साथ डायरेक्टली कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ, कोई मिलिट्री कंफ्लिक्ट नहीं चाहता। इसका मंदेशा आप इस बात से लगाइए कि भारत ने हमेशा इस बात को प्रोपेगेट किया है, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, दिस इज द इरा ऑफ डेवलपमेंट। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। तो हमेशा इस बात को मानना है कि भारत किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन यह भी जानता है कि ताइवान की फ्री वॉइस और इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, ताकि भारत के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को कोई डेंट ना हो और भारत का सिक्योरिटी कंसर्न खासकर ताइवान के मामले में प्रोटेक्ट रहे।